अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। आज की हमारी वीडियो एनईडी के पास पेपर 2006 से रिलेट है और इसके अलावा 2001 से 2005 तक का भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियोज़ में जा सकते हो। तो सबसे पहला सवाल 2006 का, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन। तो पहले भी आपको बताया है कि इस तरह के सवालात को कभी भी आप फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना, जो आप लोगों ने 9 और फर्स्ट ईयर में सीखा। आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर कितने ग्राम होते हैं मोलर मास? तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 16 16 32, 32 ग्राम ऑक्सीजन के होंगे। और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तब आपसे वो 32 ग्राम के लिए सवाल में पूछ रहा है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन कितने, 32 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो भाई 32 ग्राम के अंदर 6.02 डायरेक्ट। हाँ, अगर वो बोलता 16 ग्राम में कितने होते, फिर इसको मैं डिवाइड बाई 2 करते। ये सारा चीज़ हमने 2001, 2002, 2003 के अंदर कैसे डिवाइड करते, कब 4 से डिवाइड करना, कब 2 से डिवाइड करना, सारी चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। अगला इसके अंदर आ रहे एक इक्वेशन दिया हुआ है, मीथेन है, फिर वाटर के साथ रिएक्शन किया हुआ कह रहा है, बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पर, CH4 और प्लस का H2O है और साथ में CO प्लस का 3H2। आपसे कह रहा है कि CH4 रिएक्ट विद वाटर टू गेट वाटर गैस, इन दोनों के मजमूए को वाटर गैस कहते हैं। माजी में कई बार इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं वाटर गैस के। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, इसका वी बताना आपने। जब इसका वी कितना है 100, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको गेल-लुसैक्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन से आप आसानी से निकाल सकते हो। आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे तो गेल-लुसैक्स लॉ आपको मिल भी जाएगा। तो देखिए इस तरफ 1 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 3 है, यानी कि इसके दरमियान 1:3 है। यानी कि जब ये 2 होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वॉल्यूम उसका हो जाएगा 6। 1:3 चल रहा है। अब सवाल के मुताबिक कह रहे हैं कि CH4 कितना 100, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ हो गया 100, वैसे 3 को इससे करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 300। अब देखिए 300 ये मैच कर रहा, सी से ये मैच कर गया। इसके अलावा क्वेश्चन थ्री, ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? तो भाई नॉर्मल क्लोरीन और CaOH2 को जब मिलाते हो तो इसके नतीजे में ब्लीचिंग पाउडर बन रहा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, यूँ होता है CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, इसको यूँ भी लिखा जाता है या तो इसको यूँ भी लिखा जाता है, CaOCl और Cl। अगर कोई कहे कि भाई इसका ज़रा स्ट्रक्चर बनाकर स्ट्रक्चर भी दिखा दो, कहीं पर हो तो Ca होता है, एक के साथ डायरेक्ट Cl जुड़ा रहता है और एक इस तरह से होता है। तो ख्याल रखिएगा, एक कैल्शियम के साथ क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दूसरा कैल्शियम क्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन और उसके बाद क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। और ये वाइट येलो टाइप का पाउडर वगैरह होता है। और ये किसने बनाया था? तो इसका नाम था प्रोफेसर ऑडलिंग। आपको बुक वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर में सारा चीज़ मिल जाएगा। और इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट। ये तो ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम है, अगर इसके आप केमिकल नेम वगैरह में जाइएगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोरेट के नाम से जाना जाता है। तो बाकी आप लोग जब डिटेल इसके टॉपिक में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर का टॉपिक है, तो वहाँ तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट कंफर्म। कैथोड रेज ने क्या कंफर्म किया? तो ये सभी को पता है, इलेक्ट्रॉन का कंफर्मेशन दे रहा होता है, सब किस तरह से जे थॉमसन ने काम वगैरह किया था। अगला है द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज। CH4 मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है? तो भाई ये 4 बार हाइड्रोजन है, ठीक है, वक्ती तौर पर ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन हकीकत में हाइड्रोजन नीचे की तरफ जाते तो इसका शेप के अंदर 4 कोने आते हैं, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगला क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हो, जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन का निकालूं तो H और H होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये जो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो निकल कर आएगा वो जीरो। कैसे भाई? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसका यहाँ पे 2.1 है तो इसका भी कितना है 2.1, जब डिफरेंस निकालूंगा तो जीरो निकल कर आएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता है, कंपाउंड हमारे पास पोलर होना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पहले पार्शियल चार्ज आता है, फिर करते करते परमानेंट आयोनिक तक चला जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस बढ़ने की वजह से हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो पोलर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज।
अगला आएगा पहले इसमें जो लिख लीजिए, फिर हम पोलर और नॉन पोलर आगे आ रहे उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अलग चीज है और पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक अलग चीज है, इसको मिक्स कर देते हैं। इसका एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, आप लोग उसको देखना चाहो तो देख लो, स्क्रीन में आप उसको थंबनेल भी दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है। सबसे पहला आपको नजर आ रहा है CF2। CF2 जो है ना, ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसका डिफरेंस। जबकि अगर मैं इसके अंदर बात करूंगा बॉन्ड का, तो बॉन्ड जो होता है ना C और F के दरमियान पोलर बॉन्ड होता है। ठीक, कुछ बच्चे गलती से लगा देते, वो पूछ रहा है कि नॉन पोलर बॉन्ड किसके अंदर है सवाल में, क्या हाँ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बोलोगे अच्छा नॉन पोलर है, नहीं, नॉन पोलर ये मॉलिक्यूल है, जबकि बॉन्ड इसके अंदर कैसा पोलर है। तो ये वाला आपका सही नहीं हुआ। HCl जाइएगा तो HCl तो ऐसी पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर चार्ज क्रिएट होता है, प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होता है, बाकी दोनों के दरमियान डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 0.4 से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन में जाइएगा तो अच्छा ये इधर मैं लिख देता हूँ, इसका बॉन्ड जो होता है ये भी नॉन पोलर, सॉरी बॉन्ड जो है ये भी पोलर है। और अगर इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो HF जो मॉलिक्यूल है ये भी हमारे पास पोलर है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्रिएट हो रहा होता है। अगला आपको नजर आ रहा होगा C में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H और H, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड भी हमारे पास नॉन पोलर है इसके, और ये मॉलिक्यूल भी जो है ना, हाँ ये नॉन पोलर है। अब ये सब कैसे निकल कर आता है, जब वो वीडियो देखो तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और एक आपको नजर आ रहा है KI, तो KI भी वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वगैरह आपका ज़्यादा होता है दोनों के दरमियान। तो ये हमारे पास बॉन्ड जो होता है वो भी पोलर होता है, और जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को भी हम पोलर के अंदर काउंट करते हैं। तो सिर्फ हाइड्रोजन नजर आ रहा है नॉन पोलर। और आते हैं विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। चार में से स्ट्रॉन्ग पहला वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, पहले भी हमने देखा हुआ है, जो आसानी से टूट जाता पानी के अंदर जाने के बाद। पानी के अंदर आप HCl डालोगे, HBr डालोगे, HF डालोगे और HI डालोगे, सब हैलोजन एसिड है। लेकिन आयोडीन वगैरह का साइज जो होता है जब ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज बड़ा रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन आयोडीन का साइज बड़ा है, तो हाइड्रोजन के साथ ना इतने मजबूती से नहीं जुड़ा हुआ रहता। जब पानी के अंदर जाता है तो खुलकर ये डिसॉल्व हो रहा होता है, डिसोसिएट हो रहा होता है, आयोनाइज हो रहा होता है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद जो जितना ज़्यादा आसानी से डिसोसिएट होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बाकी इसके कंपेरिजन ऊपर जाइएगा तो वो लोग वीक होते हैं। अच्छा वीक का ये नहीं करूँ, HCl आप बोल दीजिएगा भाई ये वीक एसिड है, इसके कंपेरिजन अगर मैं बात करूँ तो HCl वीक एसिड है। अदरवाइज HCl को अगर जाती तौर पे काउंट किया जाता है तो H2SO4 है, HNO3 और HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड के ही कैटेगरी में आ रहे होते हैं। अगला है 9वें सवाल में पूछा टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट फॉर द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट किसको मिलता है, जो पीरियोडिक टेबल आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये मेंडलीव ने स्टार्ट किया था। इसमें कौन कौन से बंदों ने काम किया था 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा, वो डॉबनर ने काम किया है, फिर इसके अलावा न्यूलैंड ने काम किया है, लाउदरमियर ने काम किया, उसके बाद जाके मेंडलीव ने काम किया था एटॉमिक मास के बेस में। फिर मॉजले ने आके उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया था उसके अंदर, और एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर में सेट किया था। तो बहुत अहम किरदार जो ग्रुप पीरियड का जो आपका बेस रखने वाला है ये मेंडलीव था। तो मेंडलीव का इसके अंदर नाम आएगा। बाकी पहला ऑप्शन बॉयल्स लॉ है, वो तो एक अलग ही गैस वगैरह के बारे में, वो तो एक अलग काम करके गया, डॉल्टन्स का अलग काम है। रदरफोर्ड ने एटम पर काम किया है, न्यूक्लियस वगैरह निकालने पर। तो मेंडलीव इसके अंदर सही आंसर है। अगला है ईथर का जनरल फॉर्मूला, रटा रटाया चीज है, ROR, ये सब जनरल फॉर्मूला वगैरह तो याद कर लीजिएगा। ईथर है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है और ईस्टर है। ये सबका जनरल फार्मूला अल्काइल अमाइड है, अमाइन है, और अल्काइल हैलाइड है। ये सारा याद रख लीजिएगा। इनमें से कोई सा जनरल फार्मूला एग्जाम में पूछता रहता है आपसे, कई बार आपसे पूछा, अब भले इथर पहली बार है, कभी एल्डिहाइड पूछ लिया, कभी कार्बोक्सिलिक पूछ लिया, कभी अल्कोहल पूछ लिया, कुछ ना कुछ पेपर के अंदर आता रहता है। अगला आते हैं सॉलिड KCl when dissolve in H2O the temperature of vessel is decrease, the reaction is। कहा जा रहा है भाई वेसल के अंदर मौजूद है वाटर, ठीक है, और हमने इसके अंदर ऐड कर दिया KCl। जब हमने KCl एक सॉल्ट होता है, जब हमने इसके अंदर KCl को ऐड किया तो वेसल का जो टेम्परेचर है, ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल का टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, ये कूल्ड हो गया, आपका जो वेसल है वो कूल्ड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने KCl को इसके अंदर ऐड किया होगा तो वाटर के अंदर से ना हीट रिलीज हुआ होगा।
जब किसी चीज़ से हीट रिलीज़ करी होता है तो तभी तो वेसल हमारा ठंडा हो रहा हो। जैसे चाय का प्याली यहाँ पर मौजूद है, चाय की प्याली को यहाँ पे रख देंगे, उसके अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आइएगा तो चाय की प्याली ठंडी हो चुकी होगी, इसका मतलब है हीट उसके अंदर से निकला है, तभी तो चाय की प्याली ठंडी हुई है। तो वाटर इसके अंदर मौजूद था, KCl डाला, वेसल ठंडा हो गया, मतलब है कि पानी के अंदर से वाटर वो हीट निकला है, और हीट निकलने का मतलब हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो और एंडो का पूरा डिटेल मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, वो देखना चाहो तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म एंड 25 किलो जूल हीट इज रिलीज। 1 मोल कंपाउंड बनने पर 25 किलो जूल रिलीज हो रहा है। व्हेन 2 मोल ऑफ सेम कंपाउंड विल इज फॉर्म, व्हाट वुड बी हैवन। ये तो बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया कि 1 मोल के लिए 25 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, तो 2 मोल के लिए 50 किलो जूल हीट रिलीज होना चाहिए। ये तो ऐसे ही हो गया। अगला है नाइलोन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। नाइलोन को तो पॉलीहाइड्रोकार्बन, नहीं ये नहीं हो सकता है। हाँ, पॉलीअमाइड, क्योंकि नाइलोन जो होता है पॉलीमर होता है। एक याद रखिएगा, नाइलोन जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा होता है। एडिशन के अंदर सेम मोनोमर मिलता है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर डिफरेंट मोनोमर मिलते हैं। अब यहाँ कौन से डिफरेंट मोनोमर है, तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, यानी कि इनका चलता है एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इस तरह का सीरीज चल रहा होता है। तो इसके मुताबिक मिथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन का मतलब है कि इसके अंदर अमाइन अमाइड वगैरह कोई कहानी है, तो बी इसके अंदर सही होगा। और सी क्या है भाई, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर एक अलग चीज़ है, टेरिलाइन वगैरह के अंदर आता है। ये एक अलग फाइबर होता है, सॉरी फैब्रिक होता है। ठीक है, गलत फाइबर गलत बोल दिया, फैब्रिक होता है। और ये नायलॉन एक अलग फैब्रिक है। और एक पॉली अल्कोहल, तो ये तो ऐसी ऑप्शन पूरा करने के लिए ऐड कर दिया है, तो इसका आंसर बी सही हुआ। हाँ, पॉलीअमाइड। ठीक है, जो अभी इसमें लिखना है लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बिरास इज एन अलॉय ऑफ। बिरास किसका अलॉय है, तो ये 2001 से 2005 के दरमियान कई बार ये सवाल आ चुका है, 3 से 4 बार। तो बिरास कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ये आपने याद रखना। अगला है 15 में, N2 इज एन इनर्ट गैस हैविंग स्ट्रॉन्ग। तो N2 के अंदर इनर्ट गैस क्या स्ट्रॉन्ग है, तो भाई इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। और इसके अलावा सक्रोज इज मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कई बार आ रहा होता है। और MTCAT के अंदर तो ये सवाल उनके बायोलॉजी के अंदर तो ये बहुत डिटेल में होता है। सक्रोज एक डायासक्राइड होता है, 2 मोनोमर को मिला के बनाया जाता, सॉरी 2 मोनोसक्राइड को। अब मोनोसक्राइड जो हमारे पास है, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे CCHARID, 3 मोनोसक्राइड हमारे कोर्स के अंदर रखा हुआ होता है। एक होता है ग्लूकोज, ठीक है, एक होता है फ्रक्टोज, और एक होता है गैलेक्टोज। 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12 और O6। तीनों हमारे पास मोनोसक्राइड है। ठीक है, अब इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम इन दो चीज़ों, जैसे कि अगर ग्लूकोज के साथ अगर मैंने ग्लूकोज को मिला दिया तो इससे बन जाता माल्टोज, और अगर ग्लूकोज के साथ मैंने मिलाया फ्रक्टोज को, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर बनाता है सक्रोज। यही सवाल में पूछा जा रहा होगा, सक्रोज इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बी में सही हुआ। इस तरह से ग्लूकोज और अगर आपने लैक्टोज को मिला दिया ना, इसको इसके साथ मिलाया, तो इससे बन जाता है हमारे पास लैक्टोज। आपको स्क्रीन में सारा दिख रहा होगा, इसको याद रख लीजिएगा, जैसे लैक्टोज कैसे बन रहा होता है। भले आपसे पूछा ये गया कि ग्लूकोज सक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन, अगर इसके साथ इसका कनेक्शन हो जाए तो क्या होगा, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज का कनेक्शन हो जाए तो स्क्रीन में सारा नजर आ रहा होगा। लैक्टोज कौन सा शुगर है, पेपर वगैरह में पूछा जाता है, ये दूध के अंदर होता है, मिल्क शुगर होता है। अच्छा, ये जो सवाल में सक्रोज बोल रहा है, तो सक्रोज ये हमारा टेबल शुगर है, जो हमारे घर वगैरह के अंदर मौजूद होता है, हमारा जो केन शुगर वगैरह होता है। इसके अलावा हमारे खून के अंदर जो ब्लड के अंदर हमने सुना शुगर वगैरह हो जाता है, तो ब्लड के अंदर ना असल में ग्लूकोज होता है। ये सब आपने याद रखना है। अगर फ्रक्टोज जो होता है, ये फ्रूट के अंदर भी पाया जाता है। पहले ज़माने में ये फ्रूट के अंदर ही से ऑब्टेन किया जाता था, तो इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और कहा जाता है कि तमाम शुगर में ना सबसे ज़्यादा ये स्वीटेस्ट शुगर होता है। तो सारी चीज़ें तो आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही होगी। माल्टोज जो है, ये माल्ट शुगर है। ठीक है, काफ़ी है, आप इसमें से सारा याद कर लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन 17, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस लिक्विड को फ्लो करने पे रुकावट पैदा करता है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस पूरे डिटेल स्टडी को हम कहते हैं विस्कोसिटी।
टॉपिक को, और इस तरह के लिक्विड का नाम होता है विस्कस लिक्विड। तो विस्कोसिटी इसके अंदर ऑप्शन होगा, हाँ बी ऑप्शन सही है इसका। आगे आते हैं, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ आर रिलेटेड टू। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ किससे रिलेट करता है? तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से बना हुआ था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। और ली चैप्टर प्रिंसिपल अगर ऑप्शन देखा जाए तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो किस में आता है? इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आता है। और डाल्टन थ्योरी, ये तो एटम का स्ट्रक्चर वगैरह। और डी ब्रॉगली तो उसने ड्यूल नेचर वगैरह देखा था कि भाई वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यहाँ पर सेट है। क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि सम सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। लिक्विड पे जाए बगैर कुछ सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। 3-4 बार ये सवाल पूछ चुका है हमसे। और क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज रोटन एग स्मेल। तो ये माजी में भी आ चुका है, 2001 से 2005 के दरमियान एक बार आया है, पुरानी बुक में सवाल हुआ करता है। फिलहाल आप लोग याद रख लीजिएगा, H2S का जो स्मेल होता है वो रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह होता है। आगे है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अब ये ब्राइन क्या होता है याद रख लीजिएगा, ब्राइन असल में NaCl को कहा जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को कहा जाता है। इधर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, और कैथोड में कौन जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो Na जाएगा कैथोड की तरफ, और पॉजिटिव की तरफ देखा जाए तो क्लोरीन को जाना चाहिए। तो कैथोड में उन्होंने सिर्फ कैथोड का पूछा है, तो कैथोड में Na जाएगा। तो इसका ऑप्शन 21 सॉरी जो हाँ 4 में से D 21 का D सही है। आगे है द बॉन्ड विथ हायर बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज हैव डैश बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक बॉन्ड एनर्जी, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो कार्बन कार्बन का कर दूँ, इसका कोई ना कोई बॉन्ड लेंथ है। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता रहता है ना, अब ये सॉरी बॉन्ड शॉर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड कर दूंगा तो और बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो इसको तोड़ना आसान होगा, यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम लगेगा, इनवर्स रिलेशन हो गया ये, ठीक है। इसके दरमियान अगर मुझे इधर एनर्जी देना है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन कम हो गया, तो यहाँ मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ, एनर्जी बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो इनवर्स रिलेशन है, तो कौन सा ऑप्शन लग जाएगा? द बॉन्ड है हायर बॉन्ड एनर्जी, जिसके अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगता है उसका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होता है, तो इसका ऑप्शन बी में जाएगा। अगला है द यूनिट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय। रेट ऑफ रिएक्शन को किससे, रेट ऑफ रिएक्शन हाँ यूनिट को, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भाई ये होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, मोल पर DM क्यूब और सेकंड, ये भी होता है। लगे हाथों में आपको जो जो हो सकता है ना सारा लिखवा दूँ। एक होता है मोल और पर DM क्यूब के बजाय ना लीटर भी हो सकता है, लीटर और सेकंड, ठीक है। एक और इसके बदले हो सकता है, यूँ भी लिख सकते हैं, मोल हो गया, DM क्यूब प्लस का ना ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का सेकंड है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, सेकंड माइनस का 1। इस तरह से अगर इस वाले में जाते हैं हम, तो इसका भी यही वर्जन बनाया जा सकता है। ये मोल हुआ, ये लीटर ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का 1। अच्छा भाई देखो, मोल पर DM क्यूब असल में कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट यानी कि मोलैरिटी का भी होता है, तो इसका यूनिट ना रेट ऑफ रिएक्शन का ये भी होता है, कैपिटल M पर सेकंड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? मोलर पर सेकंड। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, प्लस का 1 है ऊपर भेजेंगे तो सेकंड माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6 यूनिट जो है ना, ये 6 का 6 रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हो सकता है, तो उन्होंने इनमें से जो अभी मैच कर रहा है मोल पर DM क्यूब सेकंड, ये वाला मैच कर रहा है, कहेंगे ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है जी। और क्या है क्वेश्चन, क्या है ये पूछ रहा है हमसे, इक्वारिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन 24 है, किसका मिक्सचर होता है? इससे पहले ही बात की, इक्वारिजिया रॉयल वाटर होता है, इसके अंदर गोल्ड डिजॉल्व होता है, माजी में भी ये सवाल आ चुका है। किन दोनों चीज़ों के मिलाने से बनता है? तो ये HCl और HNO3 के नतीजे में बन रहा होता है। इक्वारिजिया मिक्सचर होता है HCl और HNO3 का। अब कितना वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि कितना इनके दरमियान रेशियो होता है? तो ये 3 होता है और ये 1 होता है, 3:1। HCl का रेशियो 3 चाहिए और HNO3 का 1 चाहिए। तो अब 3:1 आपको A में भी नज़र आ रहा है और C में भी नज़र आ रहा है। अब ये क्या करें? तो देखिए दोनों हमारे पास ना लिखा हुआ क्या नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है, आपको 3:1 क्या एरर है इसमें? अच्छा हाँ, ए और सी के अंदर मसला ये है कि ऊपर 3 मोल HNO3 का दे दिया है और नीचे वाले में 3 मोल HCl का दिया हुआ, तो हमें HCl का 3 मोल चाहिए होता और HNO3 का 1 मोल। इसके मुताबिक आपका सी सही हो गया। अगला है ओर ऑफ अल्मोनियम इज, अल्मोनियम का ओर, तब ओर क्या होता है?
और वो चीज़ होता है जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये सारे का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, और क्या-क्या डिफरेंस वगैरह भी आता है कि और मिनरल के दरमियान। फिलहाल आसान से अल्फाज में ये कहा जाए कि और वो चीज़ होता है जिससे हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे कोर्स के अंदर से ना ये एल्युमिनियम का टॉपिक हटा दिया है। तो ये बॉक्साइट एक और होता है जिससे हम एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे कोर्स के अंदर ना सिर्फ एक रह गया, कॉपर मेटल। कॉपर को हासिल करने के लिए, अब कॉपर आपको रेडीमेड कहीं ज़मीन के अंदर जब निकालते हैं तो कॉपर नहीं मिलता, हमें उसका ओर मिलता है। और आपके कोर्स के अंदर शायद इधर भी लिखा हुआ नज़र आएगा, चैल्कोपाइराइट वगैरह के नाम से होता है वो। पूरा उसके अंदर बेसिमराइज़ेशन करते हैं और स्मेल्टिंग करते हैं और फिर रिफाइनिंग करा जाता है। और कौन-कौन सा आता है, 5 मेथड, और रोस्टिंग भी करते हैं। तो उसकी मदद से फिर हम ये सारे प्रोसेस से गुज़ारने के बाद हम मेटल को हासिल करते हैं। तो अब अलग-अलग चीज़ होता है, तो ज़मीन के अंदर से ओर मिलता है। तो बॉक्साइट एक और है, ठीक है? और इसका अगर मैं फ़ॉर्मूले में जाऊँ तो ये होता है Al2O3.NH2, ठीक है? ये एल्युमिनियम का ओर है, इसके अंदर एल्युमिनियम प्रेज़ेंट होता है। अब इस एल्युमिनियम को कैसे बाहर निकालना है, तो पहले पूरा इसका मेथड होता था, कोर्स के अंदर पूरा प्रोसेस होता था, अब हट गया। लेकिन दुनिया भर के, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर अब भी ये टॉपिक रखा जाता है। तो फिलहाल आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना याद रख लीजिएगा कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। पाकिस्तान के अंदर भी ये मुख्तलिफ जगहों से ये हासिल किया जाता है, पहाड़ों वगैरह के अंदर होता है। तो ये आपका 2006 का सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो आगे की वीडियो 2007 और 8 के लिए होगी, तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।